हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है द यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 1। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा आज का चैप्टर द यूनियन एग्जीक्यूटिव, इस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। अब ये यूनियन एग्जीक्यूटिव होते कौन हैं, पहले हम लोग ये समझेंगे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव किनको कहा जाता है। पहले तो एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, हमारे देश के लिए प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट करने का काम जो करते हैं उन्हें हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। यानी कि लेजिस्लेचर जो है वो लॉ लाने का काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो यही है यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन से लोग आते हैं ये हम समझेंगे। तो इसमें आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो आते हैं। इनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। इनके द्वारा हमारे लॉ जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपनी कंट्री की। अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री एक रिपब्लिक कंट्री है, जहां पर फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो माना जाता है किसको, वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री कौन होते हैं, वो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है होते हैं इंडिया के, वो किस तरीके से आते हैं, एक इलेक्टेड पर्सन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक इलेक्टेड पर्सन है जो कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री होते हैं, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर अभी हमने समझी कौन कौन लोग होते हैं, उसमें जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ये क्या होते हैं, ये हेड होते हैं। इसके पहले के चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया कि कोई भी बिल वगैरह जो है वो आता है, दोनों हाउसेज में पास होता है और उसके बाद जब उस पर मंजूरी मिलती है हमारे प्रेसिडेंट की तभी वो पास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसके ये हेड होते हैं, साथ ही साथ हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है, 5 इयर्स का होता है। इसके अलावा जब इनका कार्यकाल जो है वो पूरा हो जाता है उसके बाद इनको दोबारा से री इलेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो 5 इयर्स का तक ये ऑफिस जो है होल्ड करते हैं। अब प्रेसिडेंट की जो पावर होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अपनी पावर का ये यूज़ कैसे करते हैं ये हम समझेंगे। अपनी पावर ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनकी एडवाइस पर करते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब वो एडवाइस करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पावर का यूज़ करते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, क्वालिफिकेशन सबसे पहले मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा एज क्राइटेरिया पे आते हैं 35 इयर्स। याद होगा लोकसभा 25, बस हम लोग को इसी तरह चलना है। लोकसभा 25, राज्यसभा 30, उसके बाद आते हैं प्रेसिडेंट पे हम लोग आ रहे हैं तो 35। ठीक है, तो 35 इनकी मिनिमम एज जो है वो होनी चाहिए। लोकसभा के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो इनके पास होनी ज़रूरी है। मस्ट बी क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा इनके पास होना ज़रूरी है, लेकिन वो लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। सिर्फ क्वालिफिकेशन होना चाहिए बट वो मेंबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी प्रॉफिट का पोस्ट जो है वो होल्ड नहीं करना चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का चाहे हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, इसमें किसी भी पोस्ट पर ये नियुक्त अपॉइंट नहीं होने चाहिए। अगर इस चीज़ के लिए वो खड़े हो रहे हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए तो उनको अपने पोस्ट से रिज़ाइन करना होगा। इसके अलावा वो क्या होना चाहिए, ऑफेंडर और सेंटेंस क्रिमिनल जो है वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनका इलेक्शन कौन लोग करते हैं, कौन लोग इनको वोट करते हैं। क्या पब्लिक जो है वो इस वोटिंग में पार्टिसिपेट करती है या कुछ हिस्सा जो है पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है, नहीं, पब्लिक इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो, न कि नॉमिनेटेड, जिनको हमने देखा कि 12 मेंबर जो है राज्यसभा का वो कौन करता है, वो प्रेसिडेंट जो है वो उनको नॉमिनेट करते हैं, वो उनको चुनते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी भागीदारी नहीं होगी इनको वोट करने में। इनको वोट करने में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं सिर्फ वही करेंगे वोट। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ज़रूरी ये है कि जो प्रेसिडेंट, देखिए एक ही पर्सन तो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए आएगा नहीं, ठीक है, और भी होंगे, तो ज़रूरी ये है कि कम से कम
50% जो है वो इनका नाम जो है 50% के 50% नहीं 50% के द्वारा इनका नाम दिया गया हो। मान लीजिए ये पर्सन ए हैं जो कि प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़े होना चाहते हैं, ठीक है, उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब ज़रूरी है कि यहाँ से 50% जो है उन्होंने इनका नाम दिया हो। इसके अलावा अदर 50% जो हैं वो क्या करते हो, वो इनको सपोर्ट करते हो, यानी ये 50 और ये 50 दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, ये और ये सेम नहीं होंगे। इन्होंने नाम दिया और इधर से उस नाम को ही सपोर्ट करने वाले कम से कम 50% जो हैं वो होने चाहिए। इसके अलावा नॉमिनेशन के टाइम में 15,000 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट मनी जो है एज अ सिक्योरिटी यहाँ पर डिपॉजिट करनी होती है। एज अ सिक्योरिटी 15,000 जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट करना होता है। अगर कोई पर्सन जो है, जब यहाँ पर वोटिंग होगी इनके द्वारा, तब क्या होगा, जब ये वोटिंग होगी अगर कोई पर्सन जो है 1/6 से कम पाता है वोटिंग, तो वहाँ पर उसकी ये डिपॉजिट मनी जो है वो जब्त हो जाती है। चलिए अब समझते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो किस तरीके से होता है, उसका प्रोसीजर जो है वो समझेंगे। सबसे पहली चीज़ कि इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, जैसा अभी हमने समझा क्या कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनको डायरेक्ट पब्लिक जो है वो वोट नहीं करती है। फिर कौन वोट करता है, यहाँ पर वोट करने वाले इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। कहाँ के, लेजिस्लेटिव असेंबली। कहाँ से, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द फेडरेटिंग स्टेट, सभी फेडरेटिंग स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा जो है उसके इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, एंड थर्ड जो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। इनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, इनको इलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसा अभी हमने समझा कि जो 12 मेंबर्स राज्यसभा के जो इनके द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होते हैं। उनको इलेक्ट कौन करता है, मतलब उनको जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो नहीं वोट करती है, उनको वोट करते हैं कौन, इलेक्टोरल कॉलेज के लोग जो हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं। यानी कि उनके द्वारा वोट डाला जाएगा और जो मेजॉरिटी में होगा वो बनेगा हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से इनको चुना जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन इनका नहीं होता। अब यहाँ पर जो इलेक्शन होता है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। इलेक्टोरल कॉलेज के लोग जो है वो इनको वोट करते हैं, पहली चीज़। अभी इलेक्टोरल कॉलेज अभी हमने समझा था कि लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इनके लिए वोट करते हैं और मेजॉरिटी पाकर जिसको मिलती है वो पर्सन क्या है, वो बनता है राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे हमारे एमएलएस जो है उनको हम क्या करते हैं, जब वोट करते हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स जो हैं जिनको वोट करते होंगे, आपने देखा होगा, तो वहाँ पर क्या है कि जिसको भी वो वोट करेंगे तो एक पर्सन का एक वोट माना जाता है, एक पर्सन का वोट जो है वो एक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला जो है, कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। कैसे होता है, सबसे पहली चीज़ कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा जो है वो हमारे 28 स्टेट है और 28 हमारे पास क्या है, विधानसभा है। हर विधानसभा के जो एमएलएज हैं उनके नंबर्स अलग अलग हैं। किस बेस पर, वहाँ की पॉपुलेशन के बेस पे। जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ के ज़्यादा एमएलए होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो क्लियर है, हम लोगों ने पहले ही किया था कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही उस जगह पे जो विधानसभा है वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी सीट जो है वो तय होती है। जैसे हम बात करें यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ पे 403 एमएलए जो हैं उनकी सीट है, ठीक है। तो और जहाँ पर क्या है, जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी वहाँ पर कम एमएलए जो हैं वो वहाँ से होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हमारी क्लियर हैं। अब हम आते हैं कि इनका कैलकुलेशन जो है वो किस तरीके से किया जाता है। अब मान लीजिए कि हमने क्या लिया, कोई स्टेट ले लिया जो कि ए है, ए से आप कुछ भी रख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश रख दीजिए, आंध्रा रख दीजिए, कोई भी रख दीजिए, या किसी और अल्फ़ाबेट से भी जो भी स्टेट शुरू होते हैं। तो ये कोई स्टेट है, ठीक है। अब यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, हमने माना कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है 1 करोड़ मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है।
अब ये पॉपुलेशन अपॉन, हमने बात की कि हर जगह के एमएलएस जो है उनका नंबर जो होगा वो वहाँ की पॉपुलेशन के बेस पे होगा। तो इस जगह का हम मान ले रहे हैं एमएलए जो है वो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ की विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वो कितने हैं 250, ठीक है 250 है। अब यही चीज़ क्या है, किसी और जगह पे पॉपुलेशन भी अलग हो सकती है और एमएलएस जो है वो भी अलग होंगे। पॉपुलेशन अलग हुई तो जाहिर सी बात है ये अपने आप अलग हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 1000, जब इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, पर पर्सन एक वोट जो है वो नहीं माना जाता है। यहाँ पर पहले वोट वैल्यू जो है वो निकाली जाती है। वोट वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है, इक्वल टू हम करेंगे तो आ जाएगा 40। तो यहाँ पर यानी कि ये जो जिस स्टेट को भी हमने लिया है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के एक एमएलए की वोट वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 40 आ गई। अब 40 दिख रही है हमको एक एमएलए की वोट वैल्यू, यहाँ पर कितने हैं 250 हैं, इनटू हम कर देंगे 40 आ गई, ठीक है। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, ठीक है 10,000 आ गया। यानी कि यहाँ के जो एमएलए हैं उनकी वोट वैल्यू टोटल जो है वो इतनी है। अब यही अगर हम यूपी का देखेंगे तो यूपी का और ज़्यादा आएगा, इससे कहीं ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आ गया, एक एमएलए की इतनी है तो हमें 250 एमएलए की निकालनी है, वो इतनी आ गई। और इस तरीके से अगर हम देखें टोटल जितनी हमारी विधानसभा है 28, टोटल एमएलए जो हैं वो कितने आएंगे, वो हैं 4033, इतने एमएलए हैं टोटल। तो हर जगह का क्या है ये अलग आएगा और उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग कैलकुलेट जो है वो करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सबका अलग अलग आएगा, टोटल इतने हैं एमएलएस, ठीक। अब हम आते हैं, ये तो हमने निकाल लिया लेजिस्लेटिव असेंबली का। अब आते हैं हम राज्यसभा और लोकसभा, वहाँ पर भी, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, राज्यसभा में हैं 245, ठीक है 245 है। और लोकसभा में कितने मेंबर हैं, लोकसभा में है, यहाँ पर ही आ जाते हैं हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 245 जो है वो राज्यसभा के मेंबर हैं और लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो कितने हैं, इधर खड़े हो जाए कट रहा होगा ना। तो 245 जो है ये राज्यसभा के मेंबर हैं। लोकसभा के मेंबर हम लोग देखें तो कितने हैं 543। लेकिन हम क्या हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि जब राष्ट्रपति का इलेक्शन जो होता है वहाँ पर हमने देखा लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो वोट करते हैं। बट जो राज्यसभा है इसमें क्या है, इसमें 12 मेंबर जो है उनको राष्ट्रपति ही चुनता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से कितने आ गए यहाँ 233, कितने आ गए 233, ठीक। अब इनको हम जब कैलकुलेट करते हैं 336, 437, 527, 776 जो है टोटल एमपी आ गए। एमएलए हमने देखा इतने आए और एमपीज जो हमारे हैं वो कितने आ गए 776। अभी ये नंबर जो है वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हम लोग दूसरी पेन जो है इससे कर दे रहे हैं ये, ठीक है। तो ये हो गए कितने, हमारी जो पार्लियामेंट है उससे, और ये हो गए लेजिस्लेटिव असेंबली से। इतने मेंबर्स ये हमारे क्या आए हैं, ये हमारे मेंबर्स आए हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पहले वोट वैल्यू निकालने की। तो वोट वैल्यू यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी क्या है, इसके अकॉर्डिंग निकलेगी टोटल, वो 5 लाख समथिंग आएगी। अब इसके बाद हम आते हैं जो पार्लियामेंट है इसके लिए। तो यहाँ पर किस तरीके से वोट वैल्यू जो है निकलेगी, पर पर्सन यहाँ भी हम लोग निकालेंगे, पर पर्सन निकालेंगे यहाँ की भी वोट वैल्यू हम लोग। तो किस तरीके से निकलेगी, अब यहाँ पर जो आएगा, यानी कि हम लोगों ने क्या देखा था 5 लाख समथिंग, तो इसको हम लोग 5 लाख में ही मान लेते हैं, ठीक है। 5 लाख में ही हम इसको मान लेते हैं कि टोटल जो यहाँ की वोट वैल्यू आई थी लेजिस्लेटिव असेंबली की ये आई थी। अब इसके अपॉन हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं इनको कर देंगे 776। अब यहाँ पर जो भी टोटल जो है कैलकुलेट होकर आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे।
तो वो किसकी आई वैल्यू, वो यहाँ पर 1% की वैल्यू आई। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, 1% की, 1 MP जो है उसकी वैल्यू आएगी। कुछ भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ 40 है, मान लीजिए यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे 40 ही ले लेते हैं, चलिए ठीक है। टोटल वैल्यू जो है वो यहाँ पर 40 आई। तो अब क्या करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था 250 इंटू 40 कर दिया था, तो यहाँ भी इंटू, ठीक है, यहाँ 40 वैल्यू आई है, इंटू हम इसको 40 कर देंगे, इक्वल टू इसका भी निकल के आएगा। तो इसका भी हम देखेंगे 5 लाख समथिंग आएगा, इस नंबर से नहीं, जो एक्चुअल नंबर है, ये तो हम लोग बस एक समझने के लिए कर रहे हैं। तो एक्चुअल नंबर जो आएगा 5 लाख समथिंग इसका आएगा, 5 लाख समथिंग इसका आएगा। फिर इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वोट वैल्यू जो है ये निकल के आएगी। ठीक है, यानी कि 10 लाख समथिंग, 10 लाख समथिंग जो है वो आ जाएगी क्या, टोटल वोट वैल्यू। मेंबर्स कितने आएंगे, मेंबर्स ये आएंगे। ठीक है, मेंबर्स ये आएंगे, इन दोनों का हम प्लस कर देंगे, वो मेंबर आ जाएंगे, टोटल वोट वैल्यू जो है ये आएगी। तो इस तरीके से यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है उसमें पार्टिसिपेशन इतने लोग का है, और वोट जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, वो जो हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर समथिंग वाला, वो इतने वोट जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे इसके बाद क्या होता है, इतने पे ही प्रोसेस नहीं, यहाँ पर हमने ये समझा। तो कैलकुलेशन के बाद हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो जानेंगे, और साथ ही साथ कह सकते हैं इसका अगला स्टेप। तो अभी हमने समझ लिया कि कितना वोट जो है वो पड़ेगा, तो जो वोट काउंट हमने निकाला था यानी उतने वोट जो है वो आएंगे। पर्सन कितने हैं वोट करने के लिए वो भी हमने देख लिया कि 4033 जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं। साथ ही साथ हम ले लेते हैं पार्लियामेंट से, तो 776, ठीक है, 639, 730 एंड 718 एंड 4809, ठीक है, 4809 पर्सन जो है वो इतने पर्सन यहाँ पर वोट करेंगे, किसके लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। अब यहाँ पर ये जो वोटिंग होती है वो किस तरीके से होती है वो भी हम समझ लेंगे। हमने देखा है कि आज के टाइम में क्या है, कुछ जगह है बहुत कम कि वहाँ पर क्या है बैलेट पेपर का यूज़ होता है, मैक्सिमम क्या है ईवीएम का यूज़ होता है। लेकिन जब हम आते हैं किसमें, जब हम आते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, यहाँ पर बैलेट पेपर का यूज़ होता है, ईवीएम मशीन का यूज़ नहीं होता। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है, कैसे उसको हम यहाँ पर समझेंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरीके से है। तो बैलेट पेपर के द्वारा यहाँ पर वोट किया जाता है, पहली चीज़। दूसरा, जब क्या है ईवीएम से या बैलेट पेपर से पब्लिक जो वोट करती है, प्रेसिडेंट के लिए नहीं, अदर जो एमएलएज वगैरह के इलेक्शन होते हैं उसमें, तो पब्लिक जब वहाँ पर वोट करती है तब क्या होता है कि उनको एक ही साइन जो है, अलग अलग पार्टी के अलग अलग साइन होते हैं, ये आप सभी को पता है, ठीक है, अलग अलग पार्टी के अलग अलग साइन होते हैं। अब यहाँ पर हम चाहे बात करें बैलेट पेपर का यूज़ हो रहा है, चाहे हम बात करें ईवीएम का यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये इनके अलग अलग साइन जो है वो हो गए, जो भी कह लीजिए, ठीक है, अलग अलग साइन हो गए। अब यहाँ पर अगर बैलेट पेपर का यूज़ हो रहा है तो एक ही के आगे स्टाम्प लगाया जा सकता है, दो के आगे अगर स्टाम्प लगा दिया गया, जैसे इसको भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, तो ऐसे में क्या होगा, वो वोट जो है वो वेस्ट हो जाएगा, वो काउंट में नहीं आएगा। ईवीएम है या बैलेट पेपर है, दोनों जगह पर एक ही को साइन करना होगा और उसी को फिर माना जाता है, उसी वोट को काउंट किया जाता है। जहाँ पर दो होता है वो क्या होता है, वो वेस्ट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव की, यहाँ पर जो वोट होगा तो कैंडिडेट जितने कैंडिडेट खड़े हैं हर किसी के लिए वोट करना पड़ेगा। यहाँ हम देखते हैं जितने कैंडिडेट हैं हर किसी के लिए नहीं वोट करते, हम लोग एक के लिए वोट करते हैं। यहाँ पर क्या है, जितने होंगे उन सभी के लिए वोट करना होगा, जैसे ए बी सी, ये 3 पर्सन जो हैं वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हैं। जैसे अभी करंट जो हमारा लास्ट इलेक्शन हुआ, यहाँ पर 2 कैंडिडेट थे, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी, दूसरी तरफ यशवंत सिंह जी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3 कैंडिडेट जो हैं वो खड़े हैं। अब इन तीनों के लिए ये सारे मेंबर्स जो हैं ये सभी जो हैं वो वोट करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि प्रेफरेंस जो है किस तरीके से दी जा रही है। मान लीजिए कि ए को किसी ने यहाँ पर प्रेफरेंस के तीनों को वोट करना है, लेकिन उसमें अपनी प्रेफरेंस बताते हुए कि आप किसको नंबर 1 समझ रहे हैं, किसको नंबर 2 समझ रहे हैं, किसको नंबर 3 समझ रहे हो, इस तरीके से यहाँ पर वोटिंग होगी। तो जो कोई पर्सन आया, इनमें से ही कोई पर्सन आया जिसने बोला कि ए जो है बोलना नहीं होता, मतलब अपना वोट किया कि ए जो है उसको वो नंबर 1 पर रख रहा है, ठीक है, बी को ये रख रहा है नंबर 2 पर, एंड सी को रख रहा है नंबर 3 पर।
फिर कोई और आया जिसने बोला कि इसको मैं दूंगा नंबर 1, इसको मैं दूंगा नंबर 2, इसको मैं दूंगा नंबर 3, ठीक है। फिर कोई आया जो कि कह रहा है कि ये नंबर 2, नंबर 1 एंड फिर आगे क्या है कि नंबर 3 बच रहा है, ठीक है, 3, ठीक है। और इसी तरीके से अगला भी जो है उसने भी इसी तरीके से बोल दिया कि मैं इस तरीके से प्रेफरेंस जो है वो दे रहा हूँ, 1 2 3। अब इस तरीके से सबने अपनी प्रेफरेंस दे दी। ये सारे मेंबर्स जो हैं उन सभी ने अपनी अपनी प्रेफरेंस जो थी वो बता दी कि हम इसको 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 इस तरीके से करें। अपने बैलेट पेपर पर उसने इस तरीके से मार्क कर दिया कि किसको वो 1 2 3 किस तरीके से प्रेफरेंस जो है वो दे रहा है। अब इसके बाद फर्स्ट स्टेप की जो यहाँ पर काउंटिंग होती है, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट आर काउंटेड इफ कैंडिडेट रिसीव मोर देन 50% ऑफ द वोट, तो वो क्या होगा, वो विजेता घोषित हो जाएगा। तो पहले चरण की काउंटिंग जब होगी वहां पर क्या है, मोर देन 50% पाया तो वो क्या है, जाहिर सी बात है उसके साथ मेजॉरिटी जा रही है और वो जीत जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पर इलेक्शन जीत जाएगा। अब वो राष्ट्रपति घोषित हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर क्या है कि 50%, मोर देन 50% यहाँ डिमांड है, कोई इसको पूरा नहीं कर रहा है, लो सभी क्या है इससे कम है। तब इसके बाद सेकंड चरण की काउंटिंग जो है वो यहाँ पर स्टेप शुरू होगी, या कह सकते हैं सेकंड स्टेप की काउंटिंग जो है वो शुरू होगी। अब इसमें देखा जाएगा नंबर 1 कहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो नंबर 1 जो है हम देख रहे हैं ए को 3 लोगों ने प्रेफरेंस दी है, यहाँ पर नंबर 2 में 2 लोगों ने प्रेफरेंस दी है, नंबर 3 जो है उसको मिली ही नहीं। तो अगला हमारा यहाँ पर दिख रहा है एलिमिनेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो इस दौड़ में सबसे पीछे है उसको पहले ही बाहर कर देंगे, तो वो क्या हुआ, वो एलिमिनेट हो जाएगा इससे, ठीक है। यहाँ पर तो खैर रिजल्ट जो है वो हमको एकदम सामने सही से दिख गया, मतलब ये नंबर जो है जिस तरीके से यहाँ पर प्रेफरेंस जो है वो दी गई थी, तो यहाँ पर 3 2 जो है वो पहले ही दिख गया, तो रिजल्ट जो है वो हमको यहाँ पर पता चल जा रहा है। लेकिन इन केस अगर ऐसा है पहली बार में हमको नहीं पता चल रहा है, एक तो ये हुआ यहाँ पर रिजल्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ, दूसरा ये है कि यहाँ पर भी हमारा रिजल्ट नहीं क्लियर हो रहा, मतलब दोनों तरफ हमको 3 मेंबर्स जो हैं वो मिल जा रहे हैं फर्स्ट दिए हुए, और यहाँ पर कोई नहीं है, तो या फिर किसी एक ने ही नंबर 1 की प्रेफरेंस दी है, तो ये पर्सन जो है वो बाहर हो गया। अब इसके वोट जो है यहाँ पर क्या है, ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब इसके वोट जो है वो इन दोनों में बट जाएंगे, यहाँ के वोट जो हैं वो क्या होंगे, यहाँ ए और बी को में बट जाएंगे। अब इसके बाद फिर से देखा जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर देखेंगे, मान लीजिए एक में नहीं हुआ, नेक्स्ट फिर से देखा जाएगा कि सेकंड नंबर पर किसको प्रेफरेंस दी गई है, ज़्यादा लोगों ने किसको प्रेफरेंस दी है, तब उसको जाके फिर उसको वहाँ पर इलेक्ट कर दिया जाएगा, जो इस तरीके से आ रहा है कि जो प्रेफरेंस में है, जिसको 2 नंबर पर ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है उसको अब राष्ट्रपति मान लिया जाएगा। अब मान लीजिए इसके बाद इन केस कोई डिस्प्यूट रह जाता है, इन केस कोई डिस्प्यूट अभी भी रह जाता है, तब क्या होगा, तब सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो आके डिसाइड करेगा कि किसको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर पूरा है किसका, राष्ट्रपति के चुनाव का। चलिए बात करते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि उसके क्या फ़ायदे हैं या ऐसा क्यों होता है। दोनों आंसर हमको यहीं से मिल जाएंगे। सबसे पहला कि इससे क्या है कि राइवलरी पावर जो है, ठीक है, दोनों बड़ी पावर है और उनके बीच में राइवलरी इससे क्या होती है, ख़त्म होती है। इनडायरेक्ट इलेक्शन इनका होता है तब, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही देश की सबसे बड़ी पावर है, दोनों ही देश की सबसे बड़ी पावर है। तो कहते हैं ना कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती हैं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती हैं। तो दोनों बड़ी पावर को अगर सेम तरीके से इलेक्ट कर दिया जाएगा, दोनों बहुत पावरफुल, तो ऐसे में राइवलरी जो है वो इनके बीच में छिड़ जाएगी। भाई दोनों ही अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ जो है वो समझने लगेंगे, ज़्यादा पावरफुल समझने लगेंगे, और ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी आ जाएंगे। यहाँ पर दोनों को अलग तरीके से जब इलेक्ट किया जाता है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, तो इससे क्या है, दोनों के कार्यक्षेत्र जो है, फंक्शन जो है वो भी अलग अलग तरीके से हो जाते हैं, और यहाँ पर राइवलरी वाली बात जो है वो इस तरीके से ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन। जिस तरीके से जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन होता है वो श्योर करता है कि वो उनके द्वारा क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन हो रहा है यूनियन और स्टेट का। कैसे, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इनका इलेक्शन जो है, इनको चुनने वाले लोग कौन है, पब्लिक नहीं चुनती है, ठीक है, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग चुनते हैं। इस तरीके से यूनियन जो कि हमारी क्या है, राज्यसभा, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली,
ठीक है, जो कि क्या है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या है, इनके द्वारा जिस तरीके से इनका इलेक्शन होता है वो श्योर करता है कि इनके द्वारा स्टेट और यूनियन दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंटेशन ऑफ करप्शन एंड माल प्रैक्टिसेस। आपको पता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो क्या है, लोग चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं, उसमें बहुत तरीके की चीज़ होती है। कई बार होता है कि लोगों को, जैसे कहीं पर हम देखें तो इस चीज़ के लिए रिश्वत वर्ड जो है वो यूज़ किया जा सकता है, नहीं वो तो लोगों को तरह तरह की चीज़ें जो है वो दी जाती हैं, उनके ज़रूरत की चीज़ें दे दी गई, या फिर बहुत जगह पे नोट जो है वो बांटे जाते हैं जिससे कि उन्हीं के फेवर में वोट किया जाए। वोट अगला पर्सन दे रहा है नहीं दे रहा है, बट अलग अलग पार्टी के लोग जो हैं वो जा जाकर ऐसी चीज़ें जो हैं वो पकड़ाते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है? नहीं, ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। और कई बार क्या है, वोटिंग के लिए लोग जो हैं वो जाते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, डराते धमकाते हैं कि नहीं हमारी ही पार्टी को वोट जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, ऐसे में क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो दूसरे के पास डराने धमकाते तो नहीं जा रहे, क्योंकि उनको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, उनको वोट कौन करेगा, लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग करेंगे। तो वहां पर ये ऐसी जो करप्शन और माल प्रैक्टिसेस जो है इससे वो बचते हैं। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर हो रहा है। डायरेक्ट होगा तो फिर यही चीज़ करना कि भाई नोट बांटना, सामान जो है वो देना और डराना धमकाना, ये चीज़ें होती हैं, तो उससे ये बचते हैं। यूनिक इलेक्टोरल मेथड, तो ये हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इनको इलेक्ट किया जाता है। एक तो पहला ये कि पब्लिक जो है उसका पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन क्या है, पब्लिक के द्वारा भेजे गए लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली क्या है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन है यहाँ पर, क्योंकि पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव जो है वही क्या कर रहे हैं, वही इनको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पर हमने देखा वोट काउंट वगैरह जो है वो किस तरीके से हो रहा है, और बिल्कुल अलग तरीके से ही यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है उनको इलेक्ट किया जाता है। सारा मेथड जो था वो हमने देखा, तो ये क्या है, बिल्कुल ही यूनिक इलेक्टोरल मेथड है। नेक्स्ट है रिसोर्स एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। जब भी इलेक्शन होते हैं, चाहे पार्लियामेंट, मतलब हम बात करें लोकसभा के या हम बात करें राज्यसभा के, तो ऐसे में खासतौर से जो लोकसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, इन सभी में क्या है, बहुत ज़्यादा खर्च आता है भाई। जब क्या है, नॉमिनेशन होता है, वहाँ से लेकर फिर आगे तक जगह जगह पर लोग जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। अब उसके लिए क्या है, जब उस प्रचार के लिए वो जगह जगह पर जाते हैं तो कितनी सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। दूसरा हमने यहाँ पर देखा, इसकी वजह से भी कितना ज़्यादा खर्चा होता है, जो इस तरीके के काम जो हैं वो किए जाते हैं वो, और कितना ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट होता है। उस टाइम को कहीं और अच्छी जगह पे यूज़ किया जा सकता है, उससे देश का भला होगा। लेकिन ऐसे में क्या है, चुनाव प्रचार करना है, जगह जगह पे जाना है, लोगों को समझाना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से अगर इनडायरेक्टली होता है तो रिसोर्स बचते हैं भाई, पेट्रोल वगैरह सब कितना यूज़ होता है, जगह जगह पर जा रहे हैं, तो रिसोर्स, कॉस्ट, टाइम, ये सारी चीज़ें इस तरीके से बचती हैं। तो इस तरह हम देखें, इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है राष्ट्रपति का, वो उसके काफ़ी सारे फायदे होते हैं। चलिए बात करते हैं ओथ ऑफ ऑफिस। अब क्या है, राष्ट्रपति जिनका इलेक्शन हुआ, किस तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, जिस पर्सन को राष्ट्रपति जो जहाँ पर जिसको मेजॉरिटी मिली उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब प्रेसिडेंट अपनी जिम्मेदारी संभाले उससे पहले उनको ओथ लेनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है, जो दिलाने का काम कौन करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं दोनों पर्सन जो करंट में हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं कौन, द्रौपदी मुर्मू जी, और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। ठीक है, ये दोनों का ही कार्यकाल जो था, अगर हम बात करें, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, बट फिलहाल हम ये जान लें दोनों का ही कार्यकाल जो था वो 2022 में ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो चीफ जस्टिस जो है वो क्या करते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इनको शपथ दिलाते हैं। अब प्रेसिडेंट जो है वो शपथ क्या लेते हैं वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। न्यू प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड एन ओथ बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर शपथ ये लेते हैं कि प्रेसिडेंट जो इनकी पोस्ट है, उसके जो फंक्शन है, उसको ये ईमानदारी से निभाएंगे। पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ठीक है, हमारा जो संविधान है और जो कानून है उसका ये सही तरीके से पालन करेंगे, और साथ ही साथ प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका संरक्षण करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी शपथ लेते हैं कि जो पीपल ऑफ इंडिया है उनकी भलाई के लिए ये खुद को डिवोट करेंगे। चलिए बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो कितना होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो निश्चित है 5 इयर्स, उससे ज़्यादा किसी भी कंडीशन में उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, उससे पहले कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो सकता है। ठीक है,
किस कंडीशन में, वो हम यहाँ पर समझेंगे। अगर क्या है, प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, 5 ईयर के लिए चुना जाता है, अगर उससे पहले प्रेसिडेंट जो है उनकी डेथ हो जाती है, तो डेथ वाली कंडीशन में क्या है कि उससे पहले उनका कार्यकाल जो है वो ख़त्म हो गया। अब इस कंडीशन में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो उनकी पोस्ट को संभालते हैं, और जिस दिन वो उनके काम को संभालते हैं उस डेट से लेकर अगले 6 मंथ के अंदर नया प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट टेकिंग ओवर द एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है, और उसके बाद उनके इलेक्ट होने के 6 मंथ के अंदर ही क्या है, दूसरे प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हो जाने चाहिए। दूसरी कंडीशन, जब क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन दे दे, खुद से अपना इस्तीफा दे दे। हाँ, अपना रेजिग्नेशन जो है वो किसको देते हैं, अपना रेजिग्नेशन वो देते हैं जो उनके बाद उनका कार्यकाल संभालते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं इस बात के बारे में बताते हैं किसको, आगे लोकसभा को, और इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं, प्रेसिडेंट का जो काम है वो संभालने लगते हैं, और उसके बाद जिस दिन वो काम संभालते हैं फिर वही चीज़ कि नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर दूसरा प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हो जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि और किस तरीके से जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल पहले ख़त्म हो सकता है, उन पर महाभियोग चलाया जाए या उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया हो वो कैसे होती है, किस कंडीशन में होती है, वो हम यहाँ पर समझेंगे। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट या फिर रिमूवल, उनको हटाने का क्या प्रोसेस हो सकता है। अगर क्या है कि उन्होंने जो उनके राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, उसका गलत यूज़ किया हो, मिसयूज़ किया हो, या फिर कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका वायलेशन का दोषी पाया जाता है, या फिर उन्होंने कहीं करप्शन किया हो, इस कंडीशन में उन पर महाभियोग चलाया जाता है। अब इसका प्रोसेस जो है वो हम समझेंगे कि किस तरीके से इनको हटाने का प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले क्या होगा कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से इनका आरोप जो है वो फ्रेम किया जाता है, जहां पर 2/3 की मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो 2/3 की मेजॉरिटी, इनिशिएशन ऑफ चार्जेस, तो चार्जेस जो है वो शुरुआत होते हैं 2/3 की मेजॉरिटी के साथ, इनके लिए रेजोल्यूशन जो है वो एक पास होता है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि इनके पास एक नोटिस जो है वो भेजा जाता है जिसमें 14 मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है, रिलेटेड हाउस से, वहाँ उनका सिग्नेचर चाहिए होता है। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हो जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद यानी कि उस बारे में वो प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। तो एक हाउस जहां से हमने देखा 2/3 मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन जो था वो पास किया गया था, अब दूसरा हाउस जो है वहां पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हो जाता है। दूसरा हाउस जो है वहां से भी 2/3 में अगर मेजॉरिटी मिल जाती है, अदर हाउस से भी 2/3 में अगर मेजॉरिटी मिलती है, तब इसके बाद क्या होता है, इन पर महाभियोग जो है वो चलाया जाने लगता है। ठीक है, हटाने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी कि अब इनको दोषी जो है वो मान लिया जाता है। पहले हमने देखा एक हाउस, वहाँ से 2/3 की मेजॉरिटी मिली, फिर 14 मेंबर जो है उनके साइन के द्वारा एक नोटिस जो है वो जारी किया जाता है। उस नोटिस के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होती है दूसरे हाउस में, वहाँ भी 2/3 में मेजॉरिटी मिलती है, तब उसके बाद इनका आरोप जो है वो माना जाने लगता है और इनको हटाने का प्रोसेस यहाँ से शुरू होने लगता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर नहीं रखना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रेसिडेंट जो है, क्या ये सारी चीज़ें वो बस फेस करते रहेंगे, इसके लिए वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि रूल है कि भाई यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, साइन चाहिए, फिर 2/3 मेजॉरिटी जो है वो मिल गई, तो अब वो क्या बैठे रहेंगे, जिस तरीके से हो रहा प्रोसेस होने देंगे? नहीं, यहाँ पर उनके पास पूरा राइट है कि अपने डिफेंस के लिए एविडेंस जो है उनको वो पेश कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके अदर जो फ़ायदे हैं उनको हम समझते हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट पहले तो अपने में नाम ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, इनको राष्ट्रपति भवन में रहने को मिलता है फ्री ऑफ द कॉस्ट। इसके अलावा अदर अलाउंसेस जो हो गए, अदर फैसिलिटीज़ जो हो गई वो मिलती हैं। साथ ही साथ अभी करंट में जो प्रेसिडेंट है उनको 5 लाख सैलरी जो है, 5 लाख पर मंथ सैलरी जो है वो प्लस अदर अलाउंसेस जो हैं ये मिलते हैं। चलिए बात करते हैं पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पावर के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर। तो प्रेसिडेंट जिनके पास बहुत सारी पावर होती है, लेकिन हम ज़्यादातर क्या देखते हैं कि अपनी पावर जो है वो यूज़ करते हैं प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं उनकी एडवाइस पर। ठीक है, तो
देश को चलाने के लिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको सही रखना ज़रूरी है। अब एडमिनिस्ट्रेशन सही रखने के लिए क्या ज़रूरी है, बहुत सारे लोग जो है उनको अपॉइंट करना। अब ये अपॉइंटमेंट जो है ये किसके जरिए होता है, तो हम देखेंगे हमारे यहाँ की बहुत ही मेन जो पोस्ट है इनका अपॉइंटमेंट जो है वो हमारे प्रेसिडेंट जो है वो करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो जो पार्टी जो है मेजॉरिटी में आती है उसका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने का काम जो होता है वो कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। और उसी की एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो तय किए जाते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं इनको भी हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, ये कौन करता है, ये भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ कमिश्नर, इनको भी प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके चेयरमैन एंड मेंबर्स जो हैं इनको भी अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। इसके अलावा नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग जो है उसके चेयरमैन और मेंबर भी होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक कमीशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड बॉर्डर एरियाज फॉल्स अंडर द प्रेसिडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये जो एरियाज होते हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो किसकी होती है, वो हमारे राष्ट्रपति की होती है। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं किसको, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना एंड कोऑर्डिनेट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, ये हमारे प्रेसिडेंट की होती है, ठीक है। कई बार हमने देखा है कि कुछ स्टेट जो हैं वहाँ पर किसी समय पोजीशन जो है वो सही नहीं है, तो ऐसे में वहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू कर दिया जाता है, ठीक है। इनके कंट्रोल में ये चीज़ें तब आ जाती हैं। इसके अलावा गवर्नर ऑफ आसाम एंड नागालैंड, यहाँ के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ के जो गवर्नर हैं वो एज अ प्रेसिडेंट के एजेंट यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा रूल मेकिंग अथॉरिटी कौन होते हैं, देखिए गवर्नमेंट का काम जो है वो सही तरीके से, उनके फंक्शन जो है वो सही तरीके से चल सके, तो इसके लिए रूल मेकिंग अथॉरिटी के रूप में काम करते हैं कौन, हमारे प्रेसिडेंट। इसके अलावा हमने बात की यूनियन जो मिनिस्टर हैं या कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो इनको अपॉइंट करने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन वहाँ पर एडवाइस कौन करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर की ही एडवाइस पे वो अपॉइंट भी करते हैं और उन्हीं की एडवाइस पर वो रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी जो है वो हम देखें, यूनियन मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करते हैं, वही उनको रिमूव भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर। तो प्रेसिडेंट जिनके पास बहुत सारी पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर, पार्लियामेंट के 3 अंग हमने समझे थे, पार्लियामेंट के 3 पार्ट, फर्स्ट है प्रेसिडेंट, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। तो ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिनमें हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये किसका, पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। अब इसके लेजिस्लेटिव पावर की बात करें, बहुत ही विस्तृत है, क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एड्रेसिंग सेशन। जब जनरल इलेक्शन जो है, जनरल इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट सेशन जब होता है, ठीक है, जनरल इलेक्शन के बाद पहला पार्लियामेंट सेशन जब होता है तो यहाँ पर एड्रेस करने का काम हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। हर ईयर का फर्स्ट सेशन जो कि फेब में स्टार्ट होता है, यहाँ पर भी एड्रेस करने का काम कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं पार्लियामेंट के सेशन को, ठीक है, पार्लियामेंट मेंबर को। अब हम बात करेंगे समनिंग एंड प्रोरोगिंग पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो है इसको बुलाना, समनिंग मतलब या समन, इनको बुलाना, ठीक है, इनको बुलाना, साथ ही साथ पार्लियामेंट जो है उसको स्थगित करना, ये प्रेसिडेंट जो है इनके हाथ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। भाई यहाँ पर पार्लियामेंट बुलाने की बात है, अचानक से कोई इमरजेंसी है उस समय में पार्लियामेंट बुलाना है, या फिर कहीं पर हम देखते हैं डेडलॉक वाली कंडीशन है, अभी आगे समझेंगे, उसमें भी पार्लियामेंट को बुलाना है, सेशन जो है वो कराना है, या फिर
या फिर क्या है कि पार्लियामेंट, जहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3 सेशन जो हैं वो साल के होते हैं, बट अगर किसी कंडीशन में क्या है कि सेशन नहीं हुए हैं तो 6 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। तो अगर वो टाइम जो है वो आ रहा है 6 मंथ से पहले पहले ही क्या करेंगे, पार्लियामेंट सेशन जो है वो बुला लेंगे। ठीक, फिर ज़रूरत जब हो तब उसको स्थगित भी कर सकते हैं। डिसॉल्विंग ऑफ लोकसभा, लोकसभा को डिसॉल्व करने का आदेश जो है किस कंडीशन में दिया जाता है वो हम लोगों ने समझा था। तो इनको डिसॉल्व करने का आदेश हमारे प्रेसिडेंट देते हैं, साथ ही साथ नए इलेक्शन आगे कराने का आदेश जो है वो हमारे प्रेसिडेंट देते हैं कि ये लोकसभा जो है ये डिसॉल्व करना और आगे इलेक्शन करना। जॉइंट सेशन एड्रेस 6 मंथ से ज़्यादा हो रहा है तब ये पार्लियामेंट बुलाते हैं, और यानी कि अगर कोई बिल जो है वो पार्लियामेंट में है, वो पास नहीं हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो अब वो पड़ा है, ज़रूरी है कि वो बिल जो है वो अप्रूव कराया जाए। तो ऐसे में सेशन, ये जॉइंट सेशन जो है वो बुलाएंगे, जहाँ पर राज्यसभा लोकसभा दोनों का सेशन होगा और फिर कॉन्फ्लिक्ट वाली कंडीशन जो है उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। ये काम हमारे स्पीकर जो हैं उनके द्वारा होता है, बट ये सेशन, जॉइंट सेशन जो है वो कौन बुलाएगा, ये हमारे प्रेसिडेंट जो है वो बुला सकते हैं। ठीक है, ज्वाइंट सेशन किसी बिल के अप्रूवल के लिए रहेगा, जहां पर स्पीकर जो है वो बातचीत करेगा, बात से इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा। अगर वो नहीं सुलझता है तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो लोकसभा है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि लोकसभा मेंबर्स के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक, नॉमिनेशन टू राज्यसभा, राज्यसभा के 12% जो हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 12% कहाँ से, लिटरेचर हो गया, सोशल वर्क हो गया, ठीक है, इन जगहों से आते हैं। 12 मेंबर्स जो हैं वो चुने जाते हैं। इनको चुनने का काम कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो करते हैं। अब इसके अलावा जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्लियामेंट को कभी भी मैसेज, कोई भी संदेश जो है वो भेज सकते हैं। कोई भी एसेंट टू बिल, कोई भी बिल जो है पार्लियामेंट में पास हो गया, जब कोई बिल जो है पार्लियामेंट में पास होता है, पार्लियामेंट में पास हुआ मतलब कि दोनों हाउसेस जो हैं उन्होंने पास किया, अभी वो अभी बिल नहीं बना, जब तक क्या है उस पर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका साइन नहीं होता। तो जब दोनों हाउसेस जो हैं उससे मेजॉरिटी मिलती है तब वो पहुंचता है हमारे प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट जो है वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट करें और चाहे उसको रिजेक्ट करें। रिजेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है एक्सेप्ट करने की, ठीक है, उसको बिल का दर्जा तब दिया जाएगा जब हमारे राष्ट्रपति जो है वो उस पर अपना सिग्नेचर जो है वो करेंगे, अपनी सहमति देंगे, तभी उसको बिल माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हाँ इसमें कुछ सुधार जो है वो किए जाएं, कुछ अमेंडमेंट जो है वो किए जाएं, कुछ अपने सुझाव जो है वो दे सकते हैं, वो उसको पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब क्या है, वो बिल वापस से जाएगा और फिर जो उन्होंने कंसीडर किया था उसमें वो सुधार होके आए या बिना उसके आए, अब दूसरी बार में इनको वो बिल जो है वो पास करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी जो रिजोल्यूशन है वो तब तक बिल नहीं बन रहा है जब तक इनका साइन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी पावर बहुत है। लेकिन हम देख रहे हैं अगर इन्होंने सुझाव के लिए भेजा और दोबारा फिर क्या है, इनकी बात मानी गई या नहीं मानी गई, लेकिन इनको साइन करना पड़ेगा। तो यानी इनकी पावर बहुत है, साथ ही साथ वो लिमिटेड भी है। ठीक है, ऑर्डिनेंस लॉन्चेस, संसद के या कह सकते हैं पार्लियामेंट के जब कोई भी सेशन नहीं चल रहे होते हैं उस समय इनकी तरफ से ऑर्डिनेंस जो है वो भेजा जाता है। अगर उसके 6 वीक के अंदर सेशन जो है वो नहीं होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं होता है, असेंबल नहीं होता है, तो ऐसे में वो ऑर्डिनेंस जो है वो क्या होगा, वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिकमेंडेशन फॉर स्टेट बिल्स। स्टेट बिल्स के लिए रिकमेंडेशन, हम बात करें यूनियन टेरिटरीज जो है या स्टेट्स जो है, इन पर कोई फैसला जो है लेना है, वहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं इनकी सहमति जो है वो ज़रूरी होता है, इनका एक्सेंट यहाँ पर ज़रूरी होता है। जैसे हम बात करें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डिवाइड हुआ। आगे हम बात करते हैं बिहार और झारखंड, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। ये क्या है, बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, रिफ्यूज़ल ऑफ स्टेट बिल एक्सेंट, अब क्या है कि गवर्नर जो होता है, ठीक है, गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव की तरफ से कोई रिकमेंडेशन जो है वो दिया गया या स्टेट लेजिस्लेटिव की तरफ से कोई बिल जो है वो पास हुआ। अब उस बिल पर क्या है, कंसिडरेशन के लिए गवर्नर क्या है, प्रेसिडेंट के पास भेजता है कि ये बिल जो है वो पास हो गया, लेकिन इसको आप एक बार कंसीडर करिए। अब ये राष्ट्रपति जो होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं, इनके पास राइट होता है कि उसको वो रिफ्यूज़ करें, उसको वो एक्सेप्ट करें, यानी उस पर साइन कर दें, और या फिर ये वापस से उसको भेज दें कि इस पर आप रिकंसिडरेशन जो है वो करें। चलिए बात करते हैं
फाइनेंशियल पावर, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास फाइनेंशियल पावर कैसी होती है, तो फाइनेंशियल पावर भी देखा जाए तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी विस्तृत होती है। हमारा सबसे पहले बात करते हैं हम बजट की। बजट हमारा पेश होता है जिसमें इनकम के जो सोर्स होते हैं वो बताए जाते हैं, साथ ही साथ एक्सपेंडिचर जो है वो बताया जाता है, किसका, जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए, ठीक है। तो इसकी मंजूरी जो है वो हमारे प्रेसिडेंट देते हैं। ये राइट होता है प्रेसिडेंट का कि वो उसको पेश करें। उनकी सहमति पर हमारे जो वित्त मंत्री होते हैं यानी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो पार्लियामेंट में बजट को पेश करते हैं, ठीक है। तो एनुअल बजट प्रेजेंटेशन जो है ये इनकी मंजूरी से हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये पेश करते हैं। सप्लीमेंट्री बजट, सप्लीमेंट्री बजट क्या होता है, हमने इसको भी समझा था। आप लेते हो सप्लीमेंट्री कॉपी, उससे याद रखिएगा कि अब आपको क्या है और ज़्यादा लिखना है, वो घट रहा है इसलिए। तो यही होता है कि जब क्या है आधा साल जो है वो बीत गया, बजट एक्सपेंडिचर जो था वो बता दिया गया, अब किसी चीज़ में लग रहा है नहीं, इसमें और ज़्यादा खर्चे जो है वो लग सकते हैं, तो ऐसे में सप्लीमेंट्री बजट जो है इसकी मंजूरी भी हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो देते हैं, ठीक। मनी बिल एक्सेंट, कोई भी मनी बिल जो है लोकसभा में जो पारित पेश किया जाता है वो बिना हमारे प्रेसिडेंट की मंजूरी के नहीं पेश हो सकता। जब इनकी सहमति होती है, इनका एक्सेंट मिलता है, तभी मनी बिल जो है वो पेश किया जा सकता है। इनकम टैक्स शेयर डिस्ट्रीब्यूशन, यूनियन और स्टेट्स जो है इनके बीच में जो टैक्स आता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, भाई उसी टैक्स के जरिए क्या है जो पब्लिक है उसे फैसिलिटी दिलाई जाती है, ठीक है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से होगा, ये जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इन्हीं की मंजूरी पे होता है, ठीक। नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन अपॉइंटमेंट, ठीक है। फाइनेंस कमीशन जो है इसको अपॉइंट करने का काम भी हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये अपॉइंट करते हैं, फिर आगे वो अपना प्रोसेस जो है आगे बढ़ाते हैं, अपना काम जो है वो करते हैं। कॉन्टीजेंसी फंड विड्रॉल ऑथराइजेशन, कॉन्टीजेंसी फंड क्या होता है, आकस्मिक निधि। आकस्मिक मतलब अचानक से कोई चीज़ आती है, अचानक से क्या आती है, अचानक से फ्लड आ सकते हैं जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, अचानक से अर्थक्वेक आते हैं जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, ठीक है। तो ऐसी अचानक ड्रॉट वाली कंडीशन हो गई, तो जो अचानक वाली चीज़ है उस समय में क्या है पब्लिक जो है उसको सपोर्ट देना है, उसके लिए फंड चाहिए। तो कॉन्टीजेंसी फंड जो है इसकी अथॉरिटी जो है ये किसके पास होती है, यहाँ से पैसे जो है निकालने की अथॉरिटी जो है ये हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। उनकी मंजूरी से ही वहाँ से पैसे जो हैं वो निकाले जा सकते हैं, वहाँ से फंड निकाला जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की जुडिशल पावर के बारे में। प्रेसिडेंट की जुडिशल पावर क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनके पास बहुत सारे राइट्स हैं। पहली चीज़ कि प्रेसिडेंट जो होते हैं उनकी ड्यूटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है कोई भी कोर्ट वो इनसे नहीं कर सकती है, ठीक है। यानी अपनी ड्यूटी के लिए किसी भी कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं होते हैं। दूसरा, इनका जब टेन्योर होता है इस दौरान इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस जो है वो नहीं चलाए जा सकते, कोई भी आपराधिक मुकदमे नहीं चलाए जा सकते, ये इनके पास जुडिशल पावर होती है। इसके अलावा एक और जुडिशल पावर इनके पास होती है जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा कि इनके पास राइट होता है कि अगर किसी को सज़ा मिली है किसी भी कोर्ट के द्वारा तो उसकी सज़ा को या तो ये माफ़ करवा सकते हैं या उसको कम भी करवा सकते हैं या उसको चेंज भी करवा सकते हैं। जैसे हम बात करें कि अगर किसी को कोर्ट मार्शल के द्वारा कोई सज़ा मिली है तो वहाँ पर उस सज़ा को ख़त्म करवाना, उस सज़ा को कम करवाना, ये हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं इनके अधिकार में होता है। कोर्ट मार्शल जहाँ पर जो सेना के जवान होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं उनकी सुनवाई होती है, तो उनके द्वारा अगर सज़ा मिली है तो वहाँ पर भी ये इंटरफेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार आपने सुना होगा कि किसी को सजाए मौत जो है वो दे दी गई है, किसी को फांसी की सज़ा दे दी गई है, मौत की सज़ा जो है वो दी गई है। तो ऐसे में वो क्या करता है, वो राष्ट्रपति जो होते हैं उनके पास अर्जी देता है, उनके पास वो अपील करता है कि उसकी जो सज़ा है वो माफ़ कर दी जाए या कम कर दी जाए। तो ऐसे में इनके पास पूरा राइट होता है कि उसको मौत की जो सज़ा दी गई है, ठीक है, उसमें उसको माफ़ी दिला दे या फिर उसकी जो सज़ा मौत की है उसको वो आजीवन कारावास या कुछ टाइम का कारावास जो है उसमें कि उतने टाइम के लिए वो जेल में रहेगा, उसमें वो उसको चेंज करा दें। तो ये जुडिशियल पावर जो है वो हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। चलिए बात करते हैं प्रेसिडेंट की मिलिट्री पावर के बारे में। तो यहाँ भी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इनके पास काफ़ी सारे राइट्स होते हैं। देखिए, जो हमारी आर्म्ड फोर्स होती है यानी सशस्त्र सेना होती है उसके ये सुप्रीम कमांडर होते हैं और ये राइट इनको कौन देता है, इनको ये राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है,
ठीक है, ये राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारी जो आर्म फोर्स है उसके ये सुप्रीम कमांडर होते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ये बहुत सारे लोग जो हैं उनका अपॉइंटमेंट भी करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही तरीके से चल सके। तो देखिए जो हमारी आर्म फोर्स है उसके तीनों विंग, जल थल वायु, ठीक है, उन तीनों के जो चीफ होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम जो है हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। इसके अलावा वॉर एंड पीस डिक्लेरेशन, फॉरेन कोई कंट्री है उसके साथ वॉर वाली सिचुएशन है तो उस दौरान वॉर डिक्लेयर करना या फिर कह सकते हैं वॉर जो है उसको शांत कराना, पीस जो है वो बनाए रखने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करते हैं। उनकी एडवाइस पर वॉर एंड पीस जो है जो भी इसमें से डिक्लेयर करना है वो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। तो ये पावर भी वॉर के कंडीशन में इनके पास होती है। तो बच्चों हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। इस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।